नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग किरण प्रकाशिकी का भाग 12 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ये हम देखेंगे। तो जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर टकराती है और अपने वास्तविक मार्ग से या अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यही घटना प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो, ये दो प्रकाश किरणें हमने बनाई। अब यहां पर माध्यम एक है और यहां का माध्यम दूसरा है। अब माध्यम अलग अलग है, मतलब ये कि माध्यम जो है वो बदल चुका है। ठीक है, मान लो यहां माध्यम एक वायु है, तो वायु से जल में प्रकाश किरण जा रही है, या यहां पर जल है, यहां पर कांच है, जल से कांच में जा रही है। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और यही घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखो यहां से प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो कंडीशन होगी। ये देखो, अभिलंब हो जाएगा इस सतह के लिए। तो इस सतह के लिए यदि यह अभिलंब हो गया तो या तो ये अभिलंब की ओर आ जाएगी अपवर्तित किरण, या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। ये देखो, ये थी वास्तविक दिशा और अभिलंब से ये दूर गई, ये है अभिलंब, और ये अभिलंब की पास आई है। इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। ठीक है, तो कब ये अभिलंब की ओर आएगी और कब ये अभिलंब से दूर जाएगी, इसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक से ही जुड़ा हुआ है सघन और विरल माध्यम। तो देखो, हम दो माध्यमों की तुलना करेंगे एक दूसरे से कि वो सघन है कि विरल है। जैसे यहां मान लो वायु, और लिख देते हैं यहां पर वायु, और यहां पर है जल, और यहां पर मान लेते हैं हम ये वाला माध्यम जल है और ये वाला माध्यम है कांच। ये है कांच, ये है जल। देखो, सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम हम उस माध्यम को कहेंगे जिसका अपवर्तनांक दूसरे वाले माध्यम से ज़्यादा होगा। किस वाले माध्यम से? जिससे हम तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम जल और वायु की तुलना कर रहे हैं, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं, तो जल का जो अपवर्तनांक वाटर, ये ज़्यादा होता है एयर से, मतलब वायु के अपवर्तनांक से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो जल है वो सघन माध्यम का है और वायु विरल माध्यम का है। बात समझ में आ गई? तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ये लाइन लिखना है आपको कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और सघन माध्यम और विरल माध्यम की तुलना कहाँ से करेंगे हम लोग? अपवर्तनांक से। जिसका माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसको बोल देंगे हम सघन माध्यम। अब यहाँ पर बात करें, ये कांच है और ये है जल। कांच मतलब ग्लास और जल मतलब वाटर।
ये हम जानते हैं, ये लिख लो नोट करके कि अपवर्तनांक फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण, अब देखो ये सघन माध्यम हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि कांच वाला ज़्यादा है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। ये लाइन लिख लेना है, ये दोनों लाइनें लिख लो और ये डायग्राम बना लो और ये बातें भी लिख लो, और फिर हम लोग चलते हैं आगे। लिख लिया? देखो, तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। वायु से ज़्यादा अपवर्तनांक जल का, जल से ज़्यादा अपवर्तनांक कांच का। मतलब कांच और जल की बात करें तो कांच होगा सघन माध्यम, जल होगा विरल माध्यम। और अगर जल और वायु की बात करें तो जल हो जाएगा सघन माध्यम। अब यहाँ पर ये अपवर्तनांक भी याद कर लो चाहे आप, कि जो कांच का होता है अपवर्तनांक वो होता है 3/2, और जो जल का होता है वो होता है 4/3। अब देखो इसको सॉल्व करें यदि हम लोग, ये लगभग कितना आएगा 1.5, और ये कितना आएगा, यहाँ से पता चल गया ना कि कांच वाला ग्लास वाला ज़्यादा होता है। और वायु का या निर्वात का कितना मानते हैं, 1। ये वैल्यूज लिख लो और याद रखना है आपको, लिखो जल्दी से। ये अपवर्तनांक याद रखने हैं। फिर ये याद रखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। अब ये कैसे होता है, अब ये हम देखते हैं। हमने लिखा तो दिया, इस बात को यदि हम प्रूव करना चाहें तो देखो कैसे। उसके लिए हमको अपवर्तनांक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपवर्तनांक इतना लिख लिया, आप कॉपी कर लिए? चलो कॉपी कर ले। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। देखो, अपवर्तनांक 2 प्रकार के होंगे। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट बोलते हैं, और दूसरा है सापेक्ष या सापेक्षिक या आपेक्षिक, आपेक्षिक भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज ना हो जाना, सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला होता है n = c/v। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम क्या कहेंगे, ये c क्या है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक कितना है, n। मतलब n वाले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां पर यदि हम आपेक्षिक निरपेक्ष या निरपेक्षिक अपवर्तनांक की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहां से एक बात ये बताओ, n की विमा कितनी होगी, विमा कितनी होगी, ये भी चाल कट जाएगा तो ये विमाहीन राशि है, और मात्रकहीन भी है। अब देखो, सापेक्षिक अपवर्तनांक में हम किसी 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे।
मतलब n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे v1 बाई v2। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सापेक्षिक अपवर्तनांक में हम दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात लेंगे और निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम लोग प्रकाश के निर्वात के सापेक्ष प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला बनेगा सापेक्षिक के लिए 1n2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। देखो सापेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों में हम करेंगे, इसकी तुलना कहाँ करेंगे? दो माध्यमों में, और ये यहाँ पर एक माध्यम होगा और दूसरा वायु अथवा निर्वात हो जाएगा। तो यहाँ पर दो माध्यम लेंगे, दो माध्यम लिए हमने, पहला माध्यम जिसका अपवर्तनांक मान लो n1 लिया और दूसरा माध्यम लिया हमने n2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम लोग 1n1 बोलते हैं, इस क्या है ये? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है? n2 बाई n1। क्लियर है? अब देखो यहाँ से एक बात और बोली जाती है कि मान लो हमको ANW निकालना है, वायु के सापेक्ष इसको क्या पढ़ेंगे? लिख लो चाहे, वायु एयर के सापेक्ष। अभी ये बातें आगे आने वाली हैं, इसलिए इसको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। के सापेक्ष W मतलब वाटर, जल, जल का अपवर्तनांक। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो जो बाद वाला होता है वो ऊपर आता है, जैसे यहाँ 2 था तो 2 ऊपर आया, 1 बटा में आया, तो ये NW, W ऊपर आएगा और AN नीचे आएगा। ये फार्मूला होता है ANW का, लिख लो इसको। और यहीं पर लिख ही रहे हो तो एक फार्मूला इसको और आगे बढ़ा लो, λ1 बाई λ2 भी लिख लो। ये सारे फार्मूले एक साथ लिख लो। अभी हम इसका निगमन भी करेंगे, ठीक है? तो ये सारे फार्मूले लिख लो एक साथ, जल्दी से कॉपी करो, फास्ट। कर लिए होगे कॉपी? हमने क्या पढ़ लिया? अपवर्तनांक पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि प्रकाश की चाल जो है n इज इक्वल टू c बाई v होता है। c होता है क्या? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और v होता है n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे थे, हम लोग सिद्ध करना चाह रहे थे कि माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल किस प्रकार बदलती है, अपवर्तनांक के आधार पे। मतलब अपवर्तनांक और वेग में क्या संबंध होता है। तो अभी फार्मूला जो हम पढ़े हैं वहीं पर आते हैं। देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा? n इज इक्वल टू c बाई वी। तो यहाँ से हम माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए ये बोल सकते हैं क्या? n व्युत्क्रमानुपाती v के। मतलब यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा माध्यम का अपवर्तनांक तो प्रकाश की चाल घट जाएगी उस माध्यम में, और यदि अपवर्तनांक घटेगा तो चाल घट जाएगी, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगी। या दूसरा फार्मूला क्या लिखा था हमने? n2 बाई n1 बराबर v1 बाई v2। तो यहाँ से भी देखो n1 2 है तो ये v2 यहाँ बटे में जा रहा है, तो यहाँ से भी हम बोलेंगे ये क्या? व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखो जो लाइन थी अपनी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, देखते हैं यहाँ पे। देखो सघन माध्यम से प्रकाश किरण ये गई,
अगर इसको हम सघन माध्यम बोल दें, इसका अपवर्तनांक n1 ले लें, इसका n2 ले लें, और हम ये बोल दें कि n1 बड़ा है n2 से। यदि n1 बड़ा है मतलब ये हो गया सघन और ये हो गया विरल, तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हटने का सीधा सा मतलब ये होता है, देखो अपवर्तनांक इसका बड़ा था तो प्रकाश की चाल इसमें बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक और वेग क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल यदि v2 है और यहाँ पर प्रकाश की चाल v1 है, तो v2 बड़ा हो जाएगा v1 से, और बड़ा होने का मतलब अभिलंब से दूर हटना होगा। ठीक है, तो हम एक बात ये भी बोलेंगे, यही जो लिखा है हमने कि यदि, कहाँ पर लिखते हैं, पहले इसको बना लो फिर लिखते हैं। पॉज करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी लिखो, लिखो लिखो बोल रहा हूँ। सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना से प्रकाश की चाल घट जाती है। उसको लिखोगे आप ऐसे, कॉपी कर लो। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। दो माध्यम दे दिए जाएंगे, उनके अपवर्तनांक दे दिए जाएंगे, उसमें तुलना करवाएगा, कहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर है? तो अपवर्तनांक पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब देखो नोट के माध्यम से ही छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अभिलंबवत आपतन पढ़ें। यदि आपको याद होगा हम लोग परावर्तन में अभिलंबवत आपतन पढ़ रहे थे, तो अभिलंबवत आपतन में क्या होता था, परावर्तित प्रकाश किरण अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती थी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है अपवर्तन में। चूँकि प्रकाश किरण यहाँ लौटेगी तो नहीं, चूँकि अपवर्तन हो रहा है। मान लो ये पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ये एकदम सीधा बनाना है आपको। मैं इधर आ जाता हूँ। अब यदि हम बात करें इस पृष्ठ के लिए, तो इस पृष्ठ के लिए अभिलंब यही होगा, और हम पढ़ रहे हैं क्या, अभिलंबवत आपतन। अभिलंबवत आपतन, अभिलंबवत आपतन का मतलब आई कितना होगा, 0। मतलब अभिलंब के ऊपर से ही प्रकाश किरण आपतित होगी, मतलब आपतित प्रकाश किरण ये हो गई आपतित प्रकाश किरण। अब हम जानते हैं अपवर्तन होना है यहाँ पे। अपवर्तन होने का मतलब अपने मार्ग से विचलित होना, यही तो है अपवर्तन का मतलब। परिभाषा में हमने यही लिखा। लेकिन अब यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, I बराबर R। यहाँ भी सॉरी, I बराबर R नहीं, वो अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, साइन I बाई साइन R बराबर कॉन्स्टेंट। अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अभिलंबवत आपतन के लिए अपवर्तन की घटना में जो अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो सीधी मतलब उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। ये यदि माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 था, तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है। आप कहोगे कि विचलन तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्या विचलन हो रहा है क्या? यहाँ पर विचलन हो ही नहीं रहा है। विचलन क्या है? अपने मार्ग से विचलित होना। तो अपने मार्ग को ही तो आगे बढ़ाते हुए ये अपवर्तित प्रकाश किरण जा रही है। तो ये नॉर्मल देखने से लगेगा कि अपवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, अपवर्तन की घटना ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ विचलन नहीं है। लेकिन हम इसको भी अपवर्तन की घटना मानेंगे, और ये स्पेशल केस है अभिलंबवत आपतन का। समझ में आ गई बात? लिख लो, इसको बना लो, जल्दी बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब अभिलंबवत आपतन देखने से लगेगा कि यहाँ पे विचलन नहीं हो रहा है, विचलन नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्या है? अपवर्तन की घटना है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर विचलन कोण।
विचलन कोण हम लोग समतल दर्पण में निकाले थे। अब यहाँ पर विचलन कोण फिर से देखते हैं, ठीक है। तो विचलन कोण वहाँ पे हम परिभाषा क्या लिखे थे कि प्रकाश किरण का प्रारंभिक दिशा से परावर्तित किरण जितना कोण घूम जाती है वही होता है विचलन कोण। मतलब वास्तविक दिशा से परावर्तित किरण कितना घूमती थी, वो परावर्तन के लिए, तो यहाँ पे अपवर्तित किरण है वो जितना कोण घूम जाएगी अपनी प्रारंभिक दिशा से उसी को बोल देंगे हम लोग विचलन कोण। अब देखो ये हो गया अभिलंब, ये हो गई आपतित किरण। अब हम जानते हैं कि इस आपतित किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है अपवर्तन की घटना। मतलब यदि n1 बड़ा होगा n2 से, मान लेते हैं n1 बड़ा है n2 से, मतलब ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटते हैं। तो ये है वास्तविक दिशा, और वास्तविक दिशा से अपवर्तित किरण जितना कोण घूमती है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। परिभाषा में आप लिख सकते हो कि आपतित किरण की दिशा से अपवर्तित किरण जितना कोण घूम जाती है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। यहाँ तो हमने लिया सघन से विरल। अब इसी का एक, अभी यहाँ विचलन कोण देखेंगे किसका कितना होगा, मान भी दिखाएंगे। पहले दूसरा केस भी बना लेते हैं हम लोग। ये है अभिलंब, ये है आपतित प्रकाश किरण, ये n1 ये n2। इस बार हमने n1 से n2 को बड़ा ले लिया, मतलब ये हो गया सघन। मतलब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। सघन में हम जानते हैं कि ये अभिलंब की ओर झुकेगा, मतलब इस बार विचलन कोण ये होगा। समझ में आ गया आपको? इतना तो समझ में आया होगा। इस वाले केस के लिए क्या था, n1 बड़ा था n2 से। अब थोड़ा देखो इसको, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये आपतन कोण है, ये तो अपने को दिया जाएगा I, यहाँ भी आपतन कोण I, इतना बना लिए हम लोग। अब यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होगा वो होगा R। ये जैसे परावर्तन में परावर्तन कोण था, यहाँ अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन नहीं, यहाँ पे अपवर्तन, अपवर्तन कोण होगा पर अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच का कोण। यहाँ पे क्या होगा, ये है अभिलंब, ये वाला है अभिलंब, ये तो ये वाला जो कोण है ये पूरा है क्या, R, और इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। इतना तो क्लियर होगा आपको। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे ज्योमेट्री लगाते हैं। ये वाली प्रकाश किरण ऐसे सीधा जा रही थी, इसको हमने ऐसे बना लिया, इसको AB मान लिया। इस वाली प्रकाश किरण को CD मान लिया। तो ये तो लाइन हो गई AB, ये, और ये वाली लाइन हो गई CD। ऐसे ये CD है, ये है AB, आपको समझाने के लिए। तो देखो ये वाला कोण तो I है, तो ये जो पूरा कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये भी I हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कॉन्सेप्ट से ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये I तो ये भी I। मतलब ये पूरा वाला कोण, अगर इस बिंदु को हम O बोल दें तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि कोण BOD, ये कितना होगा I, ये पूरा वाला कोण इस कॉन्सेप्ट से। अब ये पूरा कोण पता है अपने को I, और ये पता है R, तो डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा बराबर I माइनस R। इस पूरे की पूरा कितना था I, और ये था R, तो I में से R घटा दिए तो विचलन कितना मिल गया, I माइनस R। यहाँ पर देखो, ये बना लो, इसके लिए बना लो, पॉज करके बनाओ, जल्दी से पॉज करके बनाओ। अब इसके लिए देखते हैं, इस वाली प्रकाश किरण के लिए चलो नाम दूसरा रखते हैं, इसको रखते हैं RS और इसको लिख रखते हैं PQ। देखो ये वाली लाइन है RS और ये वाली लाइन है PQ, इसके बीच कोण ये जो बन रहा है ये है I, मतलब ये I है, तो इसके लिए देखना ये वाला
अब ये समझ में आ गया ना, ये आई तो ये भी आई, ये बना लो, हमको मिटाना है, बना लिए, पॉज करके बना लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, इसके बराबर, और ये कौन सा कोण है, आई। तो अब देखो यहाँ पर विचलन कितना होगा, ये पूरा कोण r था, r में से i घटाएंगे तब विचलन आएगा, तो यहाँ जो विचलन आएगा वो आएगा r माइनस आई। मतलब यहाँ का विचलन i माइनस आर और वहाँ का विचलन r माइनस आई। तो हम एक बात ये बोल सकते हैं क्या, यदि हम मॉड लगा दें, मॉड जानते हो, मापांक बोलते हैं हिंदी में, और परिमाण मतलब धनात्मक मान, तो यहाँ पर अब i में से r घटाओ या r में से i घटाओ और उसका जब मॉड ले लेंगे तो वो धनात्मक ही मिलेगा। तो अब जो हमारा विचलन का फॉर्मूला है, मेन वाला फार्मूला ये है। आपको अब नहीं देखना है कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है कि सघन से विरल में जा रही है, आप क्योंकि कोण का परिमाण ही लेना होगा तो ये फार्मूला होगा। पॉज करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो, कर लिए आप। तो विचलन कोण क्या है, प्रारंभिक प्रकाश किरण की दिशा से अपवर्तित प्रकाश किरण जितना कोण घूम जाती है वही है विचलन कोण। परावर्तन के लिए हम देखते थे कि परावर्तित प्रकाश किरण कितना घूम रही है, और अपवर्तन के लिए हम देखेंगे कि अपवर्तित प्रकाश किरण कितना कोण घूमेगी। कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिए कॉपी? एक बात यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि विचलन कोण की दिशा भी ध्यान रखनी है ना, कि कहाँ पर क्लॉकवाइज है, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है ना। जैसे यहाँ पर विचलन कोण की दिशा क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या थी, क्लॉकवाइज, लिख लेना आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम, क्योंकि जब हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे तो वहीं से सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अपवर्तन के नियम, पहला नियम लिखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले वाला परावर्तन नियम के सेम ही है ये। दूसरा नियम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। दूसरा नियम है ये, इसको हम बोलेंगे, दूसरे नियम में लिख लो जो मैं बोल रहा हूं कि आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है और यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये लिख लो, ये है कंप्लीट दूसरा नियम, जल्दी से लिखो। लिख लिए? वही लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है और ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब यहीं पे एक सवाल, अब यहीं से सवाल बनना शुरू होंगे। नोट में ये भी लिख लो कि इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख लिया? अभी देखो, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तो एक टाइप के सवाल तो यहाँ से बनेंगे, है ना। अपवर्तनांक देगा, तरंगदैर्ध्य पूछेगा, या आवृत्ति देगा, या चाल देगा, ठीक है। अब इन्हीं में से वो खेल करेगा। मतलब यहाँ से आप लिखना चाहो, ये तो एक और दो माध्यम लिखा है, चलो जल और कांच के लिए लिख देते हैं, आपके लिए थोड़ी सी सुविधा।
यदि हम जल को वाटर W से लिखेंगे, कांच ग्लास, तो यहाँ पे हम बोलेंगे W के सापेक्ष लिख रहे हैं, है ना, कांच का। पानी के सापेक्ष कांच का, वाटर के सापेक्ष कांच का। देखो ये 2 वाला ऊपर जाता है। अब ये चीज़ हमें बोल चुका हूँ, फिर से लिख लो। 2 वाला ऊपर मतलब बाद वाला, चूंकि अब इसके सवाल कराने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार V1 1 वाला V मतलब W वाला, वन वाला लेमडा मतलब W का। लिख लो, इसके सवाल कराएंगे हम लोग। ये जरूर लिख लेना इसके आगे। अभी हमने लिखा भी था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1n2 बराबर इतना। फिर यहाँ लिखोगे क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये जो पहले होता है उसके सापेक्ष ये दूसरे वाले का। क्लियर है? ये याद करने का तरीका होता है अपना, और कुछ भी नहीं। लिख लिया? एक फार्मूला और लिख लो, लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लो। V बराबर F लेमडा होता है। इसी के आधार पे तो हमने ये देखो कहाँ गया, ये V और लेमडा को समानुपाती लिखा ना, जो कि V और लेमडा समानुपाती हो जाएगा। अब ये V, अब यहीं पर चलो इसको और यदि इस रूप में लिख दें, माध्यम के रूप में, तो यदि कांच होगा ग्लास, तो यहाँ पर ग्लास का लेमडा होगा, और यहाँ पर यदि वाटर का होगा तो वाटर का लेमडा होगा। हम जानते हैं कि आवृत्ति तो फिक्स रहती है ना, किसी भी माध्यम के लिए आवृत्ति हमेशा परिवर्तित नहीं होगी। हमने लिखाया था एक नोट की विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आवृत्ति उसका जन्मजात गुण है। मतलब आवृत्ति एक बार एक प्रकाश किरण के लिए फिक्स हो गई तो अब उस प्रकाश किरण के लिए सदैव आवृत्ति उतनी ही होगी, चाहे वो प्रकाश किरण कहीं भी जाए, किसी भी माध्यम में जाए, ठीक है। तो यहीं से आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हो कि V समानुपाती क्या, लेमडा। ठीक है, लिख लो, ये सारी बातें लिख लो, भी सवाल में यूज होने वाली हैं। लिख लिया आपने? एक फार्मूला और लिखाया था पीछे, उसको भी यहीं कहीं लिख लो, N बराबर C/V। पीछे लिखा है, सबको एक साथ लिख लो इनको। अब हम लोग जल्दी से छोटे छोटे सवाल करेंगे, है ना। स्नेल नियम पर भी सवाल करेंगे, और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल, वेग, अपवर्तनांक, इन सब पे भी सवाल करेंगे। चलो लिखते हैं सवाल। देखो एक छोटा सा सवाल लिखो। सवाल कहे है, सवाल बोला है कि हीरे का अपवर्तनांक n बराबर कितना है, 3 मान लो, 3.0। मात्रक बताओ, अपवर्तनांक बताओ। क्या लिखूं मात्रक? कुछ नहीं लिखूंगा, ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है। अब हीरे का अपवर्तनांक दिया है आपको, ठीक है। पूछा है हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। सवाल समझ में आ गया आपको? हीरे का अपवर्तनांक दिया है, कहा है हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। लिख लिया सवाल? चलो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि n बराबर होता है C/V। V होता है उसी माध्यम का अपवर्तनांक, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपवर्तनांक n है। तो यदि यहाँ हीरा, ये हीरा है डायमंड, D से लिख देते हैं इसको, तो अगर ये ND होगा तो ये VD हो जाएगा। ये तो C तो सदैव फिक्स रहेगा ना, ये निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। अब देखो यहाँ पर ND पता है आपको 3, और प्रकाश की चाल कितना होता है 3.0 × 10⁸। अब VD निकालना है, तो VD कितना निकल गया, ये 3 बटा में जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 1.0 या फिर 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है आंसर। छोटा सा सवाल बच्चों वाला, कॉपी करो जल्दी से। फास्ट, जल्दी से कॉपी करो।
दूसरा सवाल लिखें, लिखो, कर लिए, मिटा दूं, लिखो सवाल लिखते हैं। देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा वायु के सापेक्ष पानी जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो 1n2 को मैं क्या बोलता था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो WNG क्या होगा, वाटर के सापेक्ष, ग्लास मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही निकालना है। और कुछ डाटा आपको दिए गए हैं, वायु के सापेक्ष जल का दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का 4/3 दिया है, और वायु के सापेक्ष ही ग्लास का भी दिया है 3/2, और आपको निकालना है ये। तो जो निकालना है यदि हम उसकी बात करें तो इसको लिखेंगे हम लोग Ng/Nw, यही तो होगा भाई WNG, बोलो। और ये जो दिया गया है इसको यदि हम लिखें, इसको ये देखो पहले बाद वाला बटा पहला वाला लिखते हैं Nw/Na, ये दिया है 4/3, और यहाँ से यदि हम लिखें तो ये बाद वाला मतलब G और बटा A, ये कितना दिया है 3/2। अब इसको यदि हम समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लें, और देखो निकालना क्या है अपने को, G और W, G ऊपर आना चाहिए W नीचे, ये G ऊपर आ रहा है यहाँ से, और ये W नीचे आएगा कब, जब हम 2 में से 1 को भाग दे दें। तो 2 को लिखो पहले, और इसमें हम भाग दे रहे हैं कितने को, 1 को। 2 वाले को पहले लिखना है 3/2, और बटा में 1 का भाग दे रहे हैं 4/3, तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 3 ऊपर जाएगा 9, 8, 9/8। और ये जो है देखो Na कट जाएगा, ये कितना मिलेगा Ng/Nw, और यही तो क्या है WNG, मतलब वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो यही तो है अपना आंसर, ये कर लो कॉपी। दूसरे टाइप का सवाल ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बोर्ड लेवल के सवाल हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। लिख लिया, पॉज करके लिख लो, नहीं लिखे तो मिटा रहा हूँ मैं। लिखो अगला सवाल, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, सवाल लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिखो आप, लिखो, बोलो, लिखो। वायु में 5000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको, है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरण 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होती है, तो माध्यम की आवृत्ति, वेग या चाल, और क्या बताओगे,
तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये है एक प्रकाश किरण है जो वायु से आपतित हो रहा है और वायु में इसका तरंग दैर्ध्य दिया है अपने को 5000 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है ये किसी माध्यम में अपवर्तित होगी और इस माध्यम का n पता है अपने को 1.5। और अब हम जानते हैं क्योंकि वायु इसका n कितना होता है 1, तो ये 1 से बड़ा है, मतलब ये अभिलंब की ओर जाएगी, विरल से सघन जा रही है ना। तो अब इस माध्यम के लिए अपने को क्या क्या निकालना है, इस माध्यम के लिए निकालना है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्लास है ना, ये कांच। अब देखो यहाँ पे चूँकि क्लास कांच का ही तो अभी लिखा था ना 3/2 1.5, वो बोल देगा, नहीं बोलेगा तो भी कोई बात नहीं। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति निकालना है, वेग निकालना है और लैम्डा निकालना है इसी माध्यम के लिए। सवाल समझ में आ गया। ये किरण आरेख बनाना चाहो तो बना लो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखो आपको पता क्या है वो लिखो पहले। आपको पता है ये एयर का एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य। अब एंगस्ट्रॉम को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, ये भी बात ध्यान रखना आप, क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो है ना, एंगस्ट्रॉम वो जो है एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट लेमडा की क्या होती है, लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य की, मीटर। और 1 मीटर में 10 की 1 एंगस्ट्रॉम को बदलते हैं ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। जब 1 मीटर में निकालेंगे तो ये पलट जाएगा प्लस वाला से, प्लस में चला जाएगा, लिख दो। इतना तो आप जानते हो बेसिक है। अब देखो यहाँ पे और क्या पता है अपने को, अपवर्तनांक पता है, लेकिन एयर का नहीं। एयर का तो खैर हम जानते हैं 1 है, कांच का दिया है 1.5 और निकालना है ये तीनों चीज़ें आपको किसके लिए, कांच के लिए। तो एक फार्मूला हम क्या निकालेंगे पहले किसके लिए, चलो n बराबर हम सीधा सा फार्मूला जानते हैं n/v। यहाँ से v निकाल लेंगे, मतलब दूसरा वाला पार्ट। बोलो हमने क्या कहा था कि ये अपवर्तनांक उसी माध्यम का है जिस माध्यम में प्रकाश का वेग v है। मतलब ये अगर ग्लास का है तो ये भी ग्लास का। यही तो खास बात है, इस सवाल ये क्यों करा रहे हैं। एनर्जी पता है 1.5। ये पता है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल 3 होता है, 3×10⁸ Vg निकालना है आपको। Vg निकालो। Vg का मतलब क्या है, ग्लास में प्रकाश की चाल। अब देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन तो बनेगी आपसे। 1.5 15 दूना 30 होता है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो ना तो 30 हो जाएगा। ये आएगा 2×10⁸। ये चाल है मीटर प्रति सेकंड में। कॉपी करो, कॉपी करो। हम लोगों को आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य भी निकालना है अभी, फास्ट। हो सकता है ये तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में दे देता आपको, तो आपको क्या बदलना पड़ता, पहले मीटर में, मिलीमीटर में दे देता, मीटर में। मतलब ये है एसआई यूनिट में रखना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये आप एकदम बेसिक से पढ़ के आ रहे हो 9th 10th से, कि एक ही मात्रक में होनी चाहिए सभी राशियाँ जो फार्मूले में यूज कर रहे हैं, और कोशिश करो आप एसआई यूनिट में बदलने के लिए। ठीक है। अब देखो हम लोग निकालना चाह रहे हैं क्या, आवृत्ति। अब एक फार्मूला हमने लिखा था v = f लैम्डा। बोलो अब यदि हम g के लिए करें, मतलब ग्लास या कांच की बात करें, तो अगर ये कांच का वेग होगा तो कांच की ही तरंग दैर्ध्य और कांच की ही आवृत्ति होगी। बोलो तो अब आप कहोगे सर ये तो पता है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता है अपने को। बोलो आप तो यही कहोगे, मैं कहूँगा पता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास की आवृत्ति है वही आवृत्ति तो एयर की भी होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती माध्यम बदलने से, और एयर वाली आवृत्ति जो है नहीं दी गई क्या? अच्छा, तरंग दैर्ध्य दिया है,
वेग दिया है तो पहले आवृत्ति निकाल लेते हैं ना। कोई बात नहीं, फार्मूला यही लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे आवृत्ति तो पता ही नहीं यार अपने को। अगर वायु की आवृत्ति दी गई होती, वायु में प्रकाश की आवृत्ति, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अब वायु में नहीं दी गई है, ठीक है। अब देखो इस माध्यम में तरंग दैर्ध्य तो पता है अपने को ना। चलो पहले निकाल लेते हैं हम लोग वायु वाली। तो बोलो, लगा सकते हैं फार्मूला। अब वेग पता है, ये जो ए है यही तो सी है ना, निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल, ये एफ ए है। अरे बोलो, और ये है लेमडा ए, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से निकालना क्या है अपने को, एफ ए निकालना है। तो ये जाएगा सी बाई लेमडा ए। सी हम जानते हैं, लेमडा ए दिया गया है 5000, लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। इसको ये फिर मीटर में बदल दो, तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम -10, ये हो गया मीटर। ये -10 और ये प्लस का 3, 7 3 10 होता है ना, -7। वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इसको 30 बना दो, इसको 7 लेके इसको 30 बना दो, तो ये 6 कट जाएगा, 5 छक्का 30, ये 7 और ये ऊपर से गया ये भी 7। आवृत्ति है ना ये। या तो देखो मात्रक इसका कैसे लिखोगे, ये है मीटर प्रति सेकंड, यहीं पर बता दूं, ये काहे में है, मीटर प्रति सेकंड में है, और ये बटा में है मीटर में। मीटर से मीटर कटेगा, प्रति सेकंड जाएगा, और इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ये बेसिक बातें फिर भी मैं बोलना पसंद करता हूँ, ताकि जो जिसको ना समझ में आ जाए। भाई 1 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको समझ में तो आ जाएगा। अब यहाँ से आपको आवृत्ति पता चल गई, वायु की आवृत्ति। अब हम अगर कांच के लिए बात करें, तो जो कांच की आवृत्ति होगी वही वाली आवृत्ति होगी जो कि वायु के लिए थी, और इसको हम निकाल चुके हैं 6 × 10⁻14। समझ में आ गई बात, प्रति सेकंड। इतना लिखो, फिर आगे निकालते हैं। आप कहोगे यार ये सवाल कैसे करा रहे हैं, है ना। ये सवाल आपको लगभग देखो जेई नीट में तो नहीं मिलेगा, लगभग नीट में तो आया है, ऐसी बात नहीं है ना। जेई में नहीं आते ऐसे सवाल, और बोर्ड्स में भी आए हैं सवाल, है ना। क्योंकि देखो लगभग ऐसा देखा जाता है कि जेई मेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है। नीट और बोर्ड वाले क्वेश्चन लगभग आसपास के होते हैं। सभी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग फिजिक्स की ही बात करें तो लगभग 65 से 70% या 75% मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट के तो चांस है आने के, आते भी हैं। जेई मेंस में मुश्किल है ना। आया भी होगा तो बहुत पहले आया होगा, अब रिपीट नहीं करेगा इतना सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम फार्मूला लगाएंगे Vg बराबर Fg लेमडा जी, चूंकि होता है V बराबर F लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि इसी फार्मूले में हम लिख सकते हैं इसको Fa लिख सकते हैं Fg की जगह। क्यों? क्योंकि आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलती। तो जो वायु में थी आवृत्ति वही आवृत्ति होगी कांच में। वैल्यू रखो, Vg निकाला है हमने, मिटा दिया, कितना आया था याद नहीं है, 5 छक्का 30, वहाँ कितना आया था 15 दूना 30। निकाल लेते हैं फिर से, है ना। यही होता है ना। मिटा दिया, ध्यान ही नहीं रखा। C/V लगाया था ना, अपवर्तनांक अपने को 1.5 पता है, तो ये V यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 10⁸, और ये 1.5, 15 दूना 30 पर नीचे 10 का गुणा कर दिए थे ना, 2 × 10⁸ आया था Vg। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, लेमडा जी। तो लेमडा जी कितना जाएगा, Vg बटा Fa। तो Vg कितना है
2 गुणे 10 की घाते 8, और एफ ए कितना है, एफ ए बोले या फिर एफ जी बोले, यहाँ आप लिख लेना एफ जी बराबर एफ ए, क्योंकि माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती, ये बार बार बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग का जन्मजात गुण है, इसलिए। चलो मान रखो, एफ ए का मान ये निकाला हमने 6 गुणे 10 की घात 14, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। अब यहाँ से 2 तिहाई 6, 1/3 इंटू 10 टू पावर ये 8 है, और ये बटा में 14 है, प्लस में ही है ना, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इस एक को 10 बनाते हैं, इसमें 10, तो ये 10/3, और ऊपर कितना बचा 7, और ये गया -14, तो -7 हो गया। और ये हम 10 के भाग देंगे तो 3.33 आएगा, लिख लो आप लोग। तो यहाँ से जो मान मिला 3.33 गुणे 10 की घाते -7, इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।